के लिए वो 3 जानवर अलग हैं, माधवी के लिए वो 3 जानवर अलग हैं। और हो सकता है कि 2-4 बंदों से और पूछ लूँ तो किसी को चूहे से डर लगेगा, किसी को कॉकरोच से डर लगेगा, किसी को अपनी पत्नी से डर लगता है। ठीक है, ये सेट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आगे के जो आपके आने वाले चैप्टर हैं क्लास 11th में, उसमें कहीं ना कहीं आपको सेट्स मिल ही जाएगा। और खासकर प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर पूरा ही सेट्स रखा हुआ है। ठीक है, तो सेट्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सेट्स के बेस पे ही आपके आने वाले जो चैप्टर हैं वो होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। और ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का, यानी कि 1.1 के अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो सेट्स आपने आसपास सुना होगा, सेट्स ऑफ क्लॉथ्स हो गया, सेट्स ऑफ पेन्स हो गए, ठीक है, सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सेट का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड से कलेक्ट कर लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब यहाँ पे दो शब्द आए हमारे पास, अ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें क्या हैं इसको हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी पर जाने पे वो चेंज ना हो रहा हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बच्चे से पूछा, हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक मान लेते हैं माधव है और एक है हमारे पास माधवी। मैंने माधव से बोला, भाई माधव ये बता तेरे लिए 3 मोस्ट डेंजरस एनिमल, तुझे ऐसे कौन से एनिमल हैं जिससे डर लगता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं तेरे लिए? तो माधव ने मुझे बताया कि भैया मुझे शेर से डर लगता है, मुझे कुत्ते से डर लगता है और मुझे बाघ से डर लगता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने माधवी से बोला, माधवी तुम बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? तो माधवी ने कहा मुझे चूहे से डर लगता है, मुझे छिपकली से डर लगता है, ठीक है, और मुझे सांप से डर लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सेट बनाने की कोशिश करूँ मोस्ट डेंजरस एनिमल की, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो माधव के लिए वो 3 जानवर अलग हैं, माधवी के लिए वो 3 जानवर अलग हैं। और हो सकता है कि 2-4 बंदों से और पूछ लूँ तो किसी को चूहे से डर लगेगा, किसी को कॉकरोच से डर लगेगा, किसी को अपनी पत्नी से डर लगता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कलेक्शन होता है ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसी जगह पे मैं इन दोनों बच्चों से पूछूं कि भाई मुझे बताओ सेट्स ऑफ इंग्लिश वोवेल, ठीक है, वो इंग्लिश के अंदर जो वोवेल होते हैं उसके सेट्स को बताओ। तो माधव भी मुझे क्या बताएगा कि भैया ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। और माधवी मुझे क्या बताएगी कि भैया ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ यू होगा और यू होगा। और आसपास में कितने भी लोगों से पूछ लूँ कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, तो मुझे क्या बताएंगे कि भैया 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि एक बार किसी चीज़ को हमने लिख दिया तो उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया ए, ई, आई, ओ, यू और इसी के अंदर मैं एक और ओ डाल दूँ, तो ये डिस्टिंक्ट तो है ही नहीं। इसमें देखो ओ क्या हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो सेट कब बनेगा? जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हो वो कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सारे अलग अलग होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सेट नहीं है और ये हमारा सेट यहाँ पे है। आगे हम बात करने वाले हैं कि नोटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट्स को हम कैसे दिखाते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सो पहले इसे नोट कर लो।
अच्छा, नोटेशन ऑफ सेट्स हम पढ़ने वाले हैं कि नोटेशन ऑफ सेट्स कैसे होता है। नोटेशन ऑफ सेट्स, नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम लिखते कैसे हैं। तो सेट्स को लिखने के कुछ तरीके होते हैं जो तरीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन तरीकों के बेस पे ही आप सेट्स आगे लिखने वाले हो। तो सेट्स को सबसे पहले हम सेट्स को दिखाते हैं कैपिटल लेटर से। सेट्स को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और इसके इक्वल में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। सेट्स को हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से और इसके इक्वल में हम क्या कर लेते हैं? कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एलिमेंट का ज़्यादा यूज होता है। तो एलिमेंट लिखते हैं और एलिमेंट को दिखाने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट ए इज़ द सेट ऑफ, ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला कि जो ए है हमारा वो सेट है नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पे जो सेट ए है हमारा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ठीक है। और ये किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको ऐसे ही तो नहीं दिखाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है? तो इसको अलग दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉमास का यूज़ करते हैं। सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ करते हैं। अब हमने इसके बीच में कॉमा लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है? ये सेपरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? 3 डॉट का इस्तेमाल करते हैं। 3 ही डॉट का करते हैं। इन 3 डॉट को हम लोग कहते हैं एलिप्सिस। इसको हम कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस का मतलब होता है कंटिन्यू ऑन, कंटिन्यू ऑन, यानी कि ये चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो और वो इनफाइनाइट सेट है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट उसके अंदर है। तो उसमें आप क्या करो? 3 डॉट लगा दो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिप्सिस कहते हैं। तो सेट को कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से दिखाते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और उसको हम किसके अंदर रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और मान लो कि एलिमेंट में हमारा अल्फ़ाबेट ही आ गया, तो अगर एलिमेंट में अल्फ़ाबेट ही आ गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। कैसे? लेट बी द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी वोवेल्स हैं उनका एक सेट है हमारे पास जिसका नाम है बी। तो हम बी को किससे दिखाएंगे? कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? सेट है। और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हम लिखने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल कितने होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ और यू। ये सही लिखा है मैंने? नहीं, ये सही नहीं लिखा है। हमें क्या करना होगा? इसके बीच में कॉमास भी लगाना होगा जिससे हम इसको क्या कर सकें? सेपरेट कर सकें, ठीक है। तो ये होता है हमारा नोटेशन ऑफ सेट्स और इसी तरीके से हम किसी भी सेट्स को दिखाते हैं। अब सेट्स को दिखाने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। किसी भी सेट्स को दिखाने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इनके बहुत सारे नाम हैं लेकिन आपको सारे नाम नहीं पढ़ने क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ही दिया हुआ है, ठीक है। नाम कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। और आपके एनसीईआरटी के अंदर जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से ही जाना जाएगा और रोस्टर फॉर्म के नाम से ही जाना जाएगा। इसके अलावा कोई भी नाम आपसे नहीं पूछेगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेट को लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है ना। मैंने बोला था इसको एक दो नाम से और जानते हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। और एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम लोग रूल फॉर्म भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं, आपको नाम पर नहीं जाना, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? प्रॉपर एलिमेंट को दिखाते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? प्रॉपर एलिमेंट की लिस्टिंग करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं या फिर उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो चीज़ लिखते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। सबसे पहले मैंने बोला
कि मुझे ए एक सेट है, ए इज़ अ सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वोवल्स हैं वो हमारे पास सेट है ए, ठीक है। तो उसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे? रोस्टर फॉर्म में दिखाने का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी हमें लिस्टिंग करनी है, सबको हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना है। तो लेट हमारे पास ए सेट है, जो भी सेट होता है उसे कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और सेट लिखना अपना स्टार्ट कर देंगे, AEIOU और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हमने एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ किया है। पहले आपको बता दूँ, ये जो हमारा ईच है, ये जो हमारे नए नए ऑब्जेक्ट हैं, इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ ए जो है ये सेट के अंदर है कि नहीं, तो ध्यान से देखोगे तो ए जो है वो सेट के अंदर है। इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एप्साइलन कैपिटल ए। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं एप्साइलन, और एप्साइलन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो चीज़ है वो सेट के अंदर है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? बिलोंग्स टू। मैंने बोला तुमसे भाई बताओ बी जो है इस सेट के अंदर है कि नहीं, बी जो है इस सेट के अंदर है कि नहीं, तो तुम बोलोगे भैया इस सेट के अंदर है ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? बिलोंग्स टू को काट देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर है तो उसके लिए हम लगाएंगे बिलोंग्स टू, और कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। एक दो चीज़ें और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ ई इस सेट के अंदर है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं? बिलोंग्स टू, क्योंकि ई इसके अंदर है। मैंने बोला एफ इसके अंदर है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने का तरीका क्या होता है कि सेट को तो हम कैपिटल लेटर से ही दिखाएंगे, सेट को तो हम कैपिटल लेटर से ही दिखाएंगे, और यहाँ पे हम मान लेंगे एक्स सच दैट। ये जो हमने दो यहाँ पे कॉलन लगाया ना, इस कॉलन का मतलब होता है सच दैट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब है सच दैट, यानी कि एक्स जो है इस प्रकार से है कि एक्स इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या लिखा मैंने? कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे मैंने क्या की? एलिमेंट की लिस्टिंग कर दी, सारे एलिमेंट दिखा दिए, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूला लिखने से क्या होगा? इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो हमारे दिमाग में सारे एलिमेंट आ जाएंगे कि हाँ ये AEIOU ही होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म के हम कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा पूरा लिखते हैं। लेट बी बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उसको हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर अब सेट क्या हमारा यहाँ पे? बी सेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इक्वल टू, क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे हमें यहाँ पे लेने हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे हो गए सेट, ठीक है। इसके अंदर जो हमने एलिमेंट लिखे हैं वो सारे 10 से कम वाले नेचुरल नंबर है। कोई बच्चा इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकता है, और b इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 डॉट लगाएगा। 3 डॉट का मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने, और यहाँ पे क्या 9 तक। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। मैंने ये जरूरी नहीं है कि पूरा ही एलिमेंट हम लिखें, क्योंकि इनफाइनाइट सेट भी होता है हमारे पास। तो हम इनफाइनाइट एलिमेंट लिखने लग गए तो कॉपी भर जाएगी पूरी हमारी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? ये 3 डॉट का इस्तेमाल करना होगा, जिसका नाम मैंने आपको बताया था पीछे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा देख लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये 3 डॉट क्यों लगाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं।
लेट बी बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादातर x का यूज़ करो क्योंकि x काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और आपकी हैबिट बन जाएगी एक। तो x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। मैंने क्या बोला, x इस प्रकार से है कि x जो है वो सेट है नेचुरल नंबर का जो 10 से कम है। एक बच्चा चाहे इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है, कैसे, b इज़ अ सेट x सच दैट x इज़ लेस देन 10, x इज़ लेस देन 10 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे x क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार से भी हम सेट को लिख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप सेट को लिखते हो दोनों सही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली कर लोगे। कल के वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ये अगर आप ठीक से समझ गए तो इसे समझने के बाद आप खुद ही एक्सरसाइज 1.1 को ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होगा एक्सरसाइज 1.1 तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि ऐसे वीडियो आप फ्यूचर में मिस ना कर सको।